आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों ये सीटीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है हर बच्चा एक जैसा होता है। ऑप्शन सेकंड है हर बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त होता है? हर बच्चा, कह सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो क्या होता है? विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, सुनने, बोलने, पढ़ने, सारी क्षमता जो होती है, प्रत्येक बच्चा एक प्रकार से कह सकते हैं कि यूनिक होता है। सभी बच्चे जो होते हैं एक टाइप से नहीं होते, क्योंकि सभी बच्चे के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 देख पा रहे होंगे आप कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी, उसका वर्ष कौन सा था, कि किस वर्ष में शिक्षा मनोविज्ञान का उत्पत्ति हुई थी? तो आपको बता दें दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई थी? 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगली प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? केस अध्ययन विधि होती क्या है? तो आपको पता है दोस्तों, केस अध्ययन विधि में यह कारण पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। एक ऐसी विधि होती है जिसमें क्या होता है, न तो प्रयोगशाला होती है न तो कुछ होती है। इसमें क्या होता है कि यह विधि में कारण पता लगाया जाता है समस्याओं का, कि समस्या क्या है, फिर उसका निदान भी किया जाता है केस अध्ययन विधि में। और यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि होती है और बहुत ही सरल विधि होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों कि यह एक वैज्ञानिक विधि होती है। बिल्कुल सही बात है कि केस अध्ययन विधि क्या होती है? एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि होती है। यह बहुत जटिल होती है? नहीं दोस्तों, जटिल नहीं होती है। यह सरल और सस्ती होती है। बिल्कुल सही। यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है? नहीं है। तो यह बहुत जटिल होती है, यही इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है, मानक विज्ञान है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या है? एक प्रकार का क्या है? मानक विज्ञान है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बालावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, उसकी विभिन्न क्रियाओं का। ठीक है, कि बाल्यावस्था में क्या होता है, शैशवावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में कैसी क्वालिटी विकसित होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि शैक्षिक मनोविज्ञान किससे संबंधित? शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है किससे संबंधित होता है? शिक्षार्थी से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, दिए गए सही विकल्पों से। तो शैक्षिक मनोविज्ञान दोस्तों सभी से संबंधित होता है। चाहे शिक्षार्थी हो तो उसकी सीखने की जो प्रक्रिया होती है उससे भी, और अधिगम की स्थितियाँ, अधिगम किस स्थिति में हो सकता है, किस स्थिति में अच्छे तरीके से हो सकता है, सारी चीज़ें दोस्ती हैं शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रयोगात्मक? तो इसमें से शैक्षिक मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि क्या है दोस्तों? अंतर्दर्शन है। क्या है? अंतर्दर्शन है। क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है, बच्चे के इतिहास को जान के ही निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके इतिहास में मतलब पिछले बार क्या घटना घटित हुई थी, क्या सब सारी चीज़ें जान के ही उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 8 है कि प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए
निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? प्राथमिक कक्षा, मतलब जब बच्चा शुरू शुरू में पढ़ने के लिए जाता है तो सारी कक्षाएं जो होती हैं और प्राथमिक कक्षा ही होती हैं कि उसमें शिक्षक को किसका ज्ञान सर्वाधिक होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, स्वास्थ्य विज्ञान का या सामाजिक विज्ञान का? तो जब बच्चा प्राथमिक में जाता है तो उस समय बच्चे के जो गुरु होते हैं दोस्तों, उनको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। बच्चे की सारी क्रियाएं, सारी जानकारी होनी चाहिए। बच्चा किन परिस्थितियों में अच्छे तरीके से सीख सकता है, बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाए, ठीक है, और बच्चे को कहाँ बैठाया जाए, ये सारी चीज़ें दोस्तों अगर आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा बालक को, तो बाल मनोविज्ञान का, तो सारी चीज़ों को दोस्तों आसानी से समझ सकता है, बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि किसे कहते हैं? प्रमुख ग्रंथि किसे कहते हैं? प्रमुख ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिसकी सहायता से या जो अन्य ग्रंथियों को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है, वही क्या कहलाती है? प्रमुख ग्रंथि कहलाती है। तो इसमें से प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उपयुक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रमुख ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि प्रमुख ग्रंथि होती है, जिसे आप मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था जो होती है अवस्था, उसमें आपका जो व्यक्तित्व होता है, बाल्यावस्था दोस्तों 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो क्या होती है? एज जो होती है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है? बच्चा जो होता है वो अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों को महत्व देता है, वो बहिमुखी प्रवृत्ति वाला होता है। ठीक है, उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है दोस्तों, अपने घर में नहीं, बाहर चीज़ों में, बाहर बैठना, इधर उधर करना दोस्तों, इन सब सारी चीज़ों में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो उसका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहुमुखी प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह प्रतिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? तो प्रतिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में कौन सा एज आता है? कहीं के दोस्तों दिया रहता है कि 6 से लेके 11 वर्ष, ये भी सही है आपका। यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन दे रखा है? 9 से लेके 12 वर्ष तक। ये अवस्था जो होती है प्रतिवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी में आता है। कह सकते हैं कि इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है या कम हो जाता है, लेकिन जो विकास हुआ रहता है पहले से वो अपने सुदृढ़ की ओर विकसित होता है। कह सकते हैं कि वही सारी चीज़ें जो पहले से विकसित हो चुकी है उसमें क्या होता है? मजबूती आता है। इस काल को देखिए, परिवर्ती बाल्यावस्था को ही क्या कहते हैं? परिपाक काल भी कहा जाता है, परिपाक अवस्था या परिपाक काल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 12वां है। चरित्र का विकास से होता है, संकल्प शक्ति से, आचरण एवं व्यवहार से, नैतिकता से, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही बात है कि चरित्र जो होता है किसी का, उसका विकास कैसे होता है? आचरण एवं व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ठीक है, नैतिकता कैसी है, संकल्प शक्ति, इन सभी चीज़ों से ही चरित्र का विकास होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है कि अल्पवयस्क बच्चों के अभिक्रम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं उसके अधिगम मतलब सीखने में के प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? निषेधात्मक होनी चाहिए, निषेधात्मक मतलब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है दोस्तों। अग्र सक्रिय होनी चाहिए, संवेगात्मक होनी चाहिए या उदासीन होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? अग्र सक्रिय होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की जो भूमिका है वो अग्र सक्रिय होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो इधर उधर भटके न, ठीक है, भटकाव से बचा रहे। इस कारण से जो अभिभावक होते हैं उनका बच्चे की अधिगम में प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या दोस्तों नेक्स्ट है कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि एवं विकास अधिकतम या संपूर्ण रूप से दोस्तों किशोरावस्था में होता है, और शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं?
परिपक्वता कहते हैं, उत्सुकता, आनुवंशिकता या गतिशीलता। तो क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। आनुवंशिकता क्या होती है? आनुवंशिकता ऐसा लक्षण होता है दोस्तों, आनुवंशिकता जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर हो, वही क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे आँखों का रंग जो होता है दोस्तों, वो आनुवंशिकता का सबसे मेन लक्षण माना जाता है, आँखों का रंग। ठीक है, आँखों का रंग दोस्तों आप देखते होंगे कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, मतलब दादा दादी से पोते में चले जाना, ठीक है, मम्मी पापा से बच्चे में चले जाना, ये सब क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में? विकास दोस्तों भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। विकास सबसे पहले शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आप बता दें कि बुद्धि को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया था। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है। इससे आप बुद्धि लब्धि को भी काउंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का बुद्धि लब्धि 140 प्लस है, इसका मतलब वो प्रतिभाशाली छात्र हुआ। 90 से लेके 110 या 115 है तो सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है। 70 से कम है तो दोस्तों जड़ बुद्धि वाला बालक हो जाता है। तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों दबा के करिएगा।